एक बार पुनः आप सभी का गैमेट की कक्षा में स्वागत है। हम लोग अध्ययन कर रहे हैं टीजीटी परीक्षा 2009 में आए हुए प्रश्नों का। पहले और दूसरे भाग का हमने अध्ययन कर लिया है। दूसरे भाग में हम सभी लोगों ने प्रश्न संख्या 21 से लेकर के प्रश्न संख्या 40 का अध्ययन किया। आज हम तीसरे भाग में प्रश्न संख्या 41 से लेकर के प्रश्न संख्या 63 का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं प्रश्न संख्या 41। प्रश्न संख्या 41 है कि अधिकार वह दावा है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। यह कथन है बोसांके, 2 ग्रीन, 3 लास्की, 4 मैकाइवर। तो यहाँ पर जो उत्तर सही होगा वह होगा बोसांके। बोसांके ने कहा था कि अधिकार जो है एक दावा है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। प्रश्न संख्या 42 है कि निम्न में से एक नैतिक कर्तव्य है। इस प्रश्न में पूछ रहा है कि ये जो 4 विकल्प दिए गए हैं इनमें से नैतिक कर्तव्य कौन सा है। पहला कर देना, दूसरा माता पिता द्वारा बच्चों को शिक्षा प्रदान करना, तीसरा सैनिक सेवा करना, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो उत्तर सही होगा विकल्प संख्या 2 माता पिता द्वारा बच्चों को शिक्षा प्रदान करना। माता पिता द्वारा अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करना एक नैतिक कर्तव्य है। वस्तुतः नैतिक कर्तव्य है क्या? नैतिक कर्तव्य मानवों द्वारा संपन्न किए जाने वाले ऐसे कार्य हैं जो नैतिक भावना या अंतःकरण की प्रेरणा से उचित कार्य करने की प्रवृत्ति है। इनके ना पालन करने से कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती है। भारतीय संविधान के भाग 4 के 51 का के टा में यह कहा गया है कि प्रत्येक माता पिता का यह दायित्व या कर्तव्य है कि वह 6 से 14 वर्ष के बालकों को प्रारंभिक शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराए। यहाँ पर जो प्रश्न पूछता है कि मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो उत्तर होगा 51 का में। अगर प्रश्न पूछ दिया जाए कि किस भाग में है तो उत्तर होगा भाग 4। प्रश्न पूछ दिया जाता है कि वह कौन सा अनुच्छेद है जो माता पिता पर यह कर्तव्य निर्धारित करता है कि वह अपने बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराएं, तो होगा अनुच्छेद 51 का के टा में। प्रश्न संख्या 43 है कि हम इस सत्य को प्रमाणित करते हैं कि सब मनुष्य समान पैदा हुए हैं। यह कथन निम्न में से किससे संबंधित है? 1 फ्रांसीसी क्रांति से, 2 अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा पत्र से, 3 इंग्लैंड की क्रांति से, 4 रूसी क्रांति से। तो यह जो उत्तर सही होगा अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा पत्र से विकल्प संख्या 2। अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा पत्र 1776 में यह स्वीकार किया गया है कि हम इन सत्यों को स्वयं सिद्ध मानते हैं कि सभी व्यक्ति जो है वो समान बनाए गए हैं। प्रश्न संख्या 44 है निम्न में से कौन सा न्याय का सार्वलौकिक तत्व है? पहला है न्याय समानता पर बल देता है, दूसरा न्याय असमानता का पर्यायवाची है, तीसरा न्याय बंधनों पर बल देता है, चौथा न्याय बंधनों का अभाव है। तो इसमें जो उत्तर सही होगा पहला न्याय समानता पर बल देता है। न्याय का जो सार्वलौकिक तत्व है कि न्याय जो है वह समानता पर विश्वास करता है। प्रश्न संख्या 45 है कि अधिनायक तंत्र निम्न में से किसका विलोम है? 1 लोकतंत्र, 2 आदर्शवाद, 3 साम्यवाद
और 4 व्यवहारवाद। तो इसमें जो उत्तर सही होगा वह होगा 1 लोकतंत्र। तो अधिनायक तंत्र लोकतंत्र का विलोम है। आगे बढ़ते हैं कि प्रश्न संख्या 46 है कि भारत की खोज पुस्तक के लेखक हैं। यह भारत की खोज डिस्कवरी ऑफ इंडिया है। पहला वास्को डिगामा, दूसरा पॉल एपलबी, तीसरा जवाहरलाल नेहरू, चौथा लॉर्ड कर्जन। तो इसमें जो उत्तर सही है वह है जवाहरलाल नेहरू। भारत एक खोज पुस्तक के लेखक का नाम जवाहरलाल नेहरू है। प्रश्न संख्या 47 है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा भूतपूर्व देशी राजाओं का प्रीवी पर्स समाप्त कर दिया गया था। 1 25वां, 2 26वां, 3 27वां और 4 28वां। तो इसमें जो उत्तर सही होगा 2 26वां। 26वां संवैधानिक संशोधन जो लाया गया वह 1971 में लाया गया। इस संवैधानिक संशोधन के द्वारा राजाओं का प्रीवी पर्स समाप्त कर दिया गया। यह प्रीवी पर्स वास्तव में है क्या? यह प्रीवी पर्स जो है इसकी व्यवस्था संविधान के 291 362 में की गई है। ये प्रावधान यह व्यवस्था करते थे कि भारत में जो पूर्व रियासतें थी या शासक थे उनको कुछ राशि दी जाएगी और यह राशि जो होगी वह कर मुक्त होगी। अनुच्छेद 362 में प्रीवी पर्स के संरक्षण का विशेष प्रावधान किया गया था। प्रश्न संख्या 48 है किस संविधान संशोधन द्वारा वयस्क मताधिकार की आयु घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई। 1 42वां, 2 44वां, 3 61वां, 4 73वां। तो इसमें जो उत्तर सही होगा वह होगा 61वां। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा लाया गया। इस अधिनियम के द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटा करके कितना कर दिया गया? 18 कर दिया गया। इस काल में जो प्रधानमंत्री थे वे राजीव गांधी थे और जो राष्ट्रपति थे वे थे आर वेंकट रमन तथा इस 61वां संविधान संशोधन को 1989 में लागू कर दिया गया। इसके द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन किया गया और इसमें लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव वयस्क मताधिकार पर करने का प्रावधान है और यह बात कहा गया कि यह जो है 21 से 18 वर्ष होगा। प्रश्न संख्या 49 है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग का नहीं है? पहला है निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना, दूसरा है राजनीतिक दलों को मान्यता देना, तीसरा है उम्मीदवारों का चयन करना, चौथा है उपचुनाव कराना। निर्वाचन आयोग का जो कार्य है वह इसमें 3 है और 1 नहीं है। इसमें जो उत्तर सही होगा वह होगा उम्मीदवारों का चयन करना, क्योंकि उम्मीदवारों का चयन करना यह राजनीतिक दलों का कार्य है, न कि निर्वाचन आयोग का कार्य है। उम्मीदवारों का चयन चुनाव आयोग का कार्य नहीं है, यह कार्य वस्तुतः राजनीतिक दल संपन्न करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। पहले यह निर्वाचन आयोग 1 सदस्यीय था और 1989 में जो है यह 3 सदस्यीय बनाया गया और पुनः 1 सदस्यीय हो गया, किंतु 1993 में इसको दोबारा 3 सदस्यीय बना दिया गया। भारत का जो निर्वाचन आयोग है यह संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति आदि का चुनाव करवाता है। निर्वाचन आयोग का
एक कार्य और है मतदाता पहचान पत्र को जारी करना, दूसरा राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, तीसरा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना, चौथा राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह जारी करना, साथ ही साथ यह चुनाव आचार संहिता भी लगाता है। प्रश्न संख्या 50 है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना की मुख्य प्राथमिकता क्या थी? एक, कृषि और सिंचाई परियोजनाओं का विस्तार करना, दो, रोजगार वृद्धि करना, तीन, क्षेत्रीय संतुलन को समाप्त करना, चार, तीव्र गति से औद्योगिकरण करना। तो इसमें विकल्प 4 तीव्र गति से औद्योगिकरण करना है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य थीम था, जो प्राथमिकता था, वह तीव्र गति से औद्योगिकरण करना था। भारत में अब तक कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई। पहली पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य जो था वह कृषि का विकास करना तथा पांचवी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य गरीबी हटाना था। प्रश्न संख्या 51 है, क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी पुस्तक को किसने लिखा? एक है एडम स्मिथ, दो है रिकार्डो, तीन है कार्ल मार्क्स और चार है जेएस मिल। तो इसमें जो उत्तर सही होगा वह होगा कार्ल मार्क्स। क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1859 में कार्ल मार्क्स ने लिखा था। परीक्षाओं के दृष्टि से कार्ल मार्क्स की कुछ पुस्तकें और महत्वपूर्ण हैं, जैसे कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848। इस कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में मार्क्स ने कहा था कि दुनिया के मजदूर एक हो जाओ, तुम्हारे पास जंजीरों को खोने के अलावा और कुछ भी नहीं है। मार्क्स ने दास कैपिटल लिखा। दास कैपिटल को श्रमिकों का बाइबिल या धर्मग्रंथ या धनिकों का दिमाग ठंडा करने वाला नुस्खा कहा जाता है। मार्क्स ने एक और पुस्तक लिखी, इकोनॉमिकल फिलॉसफिकल मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ 1844। इस पुस्तक में मार्क्स ने परायेपन की संकल्पना की बात कही। एक पुस्तक मार्क्स ने और लिखा है, जर्मन आइडियोलॉजी। 1844 में उन्होंने द होली फैमिली और क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम नामक पुस्तक को लिखा। इस तरह से मार्क्स की जो प्रमुख पुस्तकें हैं, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, दास कैपिटल, इकोनॉमिक एंड फिलॉसफिकल मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ 1844, जर्मन आइडियोलॉजी, होली फैमिली और क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम। साथ ही उन्होंने द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी गरीबी का दर्शन, उन्होंने प्रोधा की पुस्तक फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी के विरोध में लिखा। सिविल वॉर इन फ्रांस नामक पुस्तक भी मार्क्स की है। वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट उन्होंने 1865 में लिखा था। वेज लेबर एंड कैपिटल नामक पुस्तक भी मार्क्स का है और नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री भी मार्क्स की पुस्तक है। गुंड्रीस भी जो है यह मार्क्स की पुस्तक है। इनमें से कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 एक ऐसी रचना है जो कार्ल मार्क्स और एंजल्स दोनों ने मिलकर के लिखा है। कार्ल मार्क्स ने हीगल से द्वंद्ववाद की पद्धति लिया तथा फायरबाख से भौतिकतावाद ग्रहण करके दोनों को मिश्रित कर दिया। द्वंद्ववाद एक ऐसी पद्धति है जिसमें विकास वाद प्रतिवाद और संवाद के माध्यम से होता है। जहां पर हीगल ने विचारों को विकास का मूल तत्व माना, वहीं पर मार्क्स ने फेयरबाख से भौतिकतावाद को ग्रहण करते हुए जो मूल तत्व को स्वीकार किया विकास का, वह पदार्थ को स्वीकार किया। कार्ल मार्क्स एडम स्मिथ और रिकार्डो से भी प्रभावित था। उसने एडम स्मिथ और रिकार्डो से प्रभावित होकर उसने मूल्य श्रम सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किया। मार्क्स ने जिन सिद्धांतों की बात की है उनमें से प्रमुख सिद्धांत द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, दूसरा ऐतिहासिक भौतिकवाद, तीसरा अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, चौथा वर्ग संघर्ष और पांचवा
परायेपन की संकल्पना। ऐतिहासिक भौतिकवाद के विकास की जब बात करता है तो मार्क्स कहता है कि जो प्रारंभिक अवस्था थी मानव समाज की, वह आदिम साम्यवादी व्यवस्था थी। इसमें किसी की कोई निजी संपत्ति नहीं थी। दूसरी अवस्था आई दास युग की, स्वामी और दास इसमें आए। तीसरा आया सामंतवाद यानी जमींदार और किसान, और चौथा युग पूंजीपति और मजदूरों का है। इसके बीच संघर्ष होता है। जो अगला आएगा पूंजीपति युग के समाप्त होने के बाद समाजवादी युग आएगा और अंतिम साम्यवादी युग आएगा, ऐसा मार्क्स मानता है। प्रश्न संख्या 52 है कि स्टेट एंड रिवॉल्यूशन पुस्तक के लेखक कौन हैं? 1 स्टालिन, 2 लेनिन, 3 ग्रामसी, 4 बर्नस्टीन। तो इसमें जो स्टेट एंड रिवॉल्यूशन पुस्तक है उसके लेखक लेनिन हैं। स्टेट एंड रिवॉल्यूशन जो पुस्तक है 1917 में लेनिन ने लिखा था। लेनिन की एक पुस्तक और भी प्रसिद्ध है जिसका नाम है व्हाट इज टू बी डन, जिसे उन्होंने 1902 में लिखा था। लेनिन बोल्शेविक क्रांति या रूसी क्रांति भी जिसे कहा जाता है के कर्णधार कहे जाते हैं। लेनिन ने रूस के परिस्थितियों के हिसाब से मार्क्सवाद के सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप देने का प्रयास किया तथा मार्क्सवादी सिद्धांतों को एक नए सांचे में ढाल दिया। लेनिन ने मार्क्स में मूलतः 3 नए विचारों का सूत्रपात किया। पहला जो है वह है साम्यवादी दल की भूमिका, दूसरा है विचारधारा की भूमिका और तीसरा है साम्राज्यवाद के विरोध में संघर्ष। अब हम आते हैं साम्यवादी दल की भूमिका। कार्ल मार्क्स के अनुसार जब पूंजीवाद उन्नत अवस्था में पहुंच जाएगा तो सर्वहारा वर्ग में अपने आप अंदर से चेतना आ जाएगी। किंतु लेनिन ने उनसे मत भिन्नता प्रकट करते हुए कहा कि इस कार्य में पर्याप्त समय लगेगा, अतः सर्वहारा में वर्ग चेतना पैदा करने के लिए एक दल की आवश्यकता होगी। यह दल कौन सा दल होगा? साम्यवादी दल होगा। और यह साम्यवादी दल ही जो है क्रांति की अग्रपंक्ति की भूमिका निभाएगा तथा पूंजीवाद के समाप्त हो जाने के बाद चूंकि प्रतिकांत की भी संभावनाएं बनी रहेंगी, इसलिए यह दल बना रहेगा। समाजवाद के अधिनायकवाद की स्थिति में ये जो दल होता है उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण कर समाजवादी व्यवस्था को दृढ़ बनाता है। अपनी पुस्तक स्टेट एंड रिवॉल्यूशन में लेनिन ने लिखा है कि समाजवादी अवस्था में प्रत्येक व्यक्ति को कार्य के अनुसार वेतन तथा क्षमता के अनुसार कार्य लिया जाएगा, लेकिन जब साम्यवादी अवस्था आएगी तो इसमें क्षमता के अनुसार कार्य लिया जाएगा तथा आवश्यकता के अनुसार वेतन मिलेगा। विचारधारा की भूमिका। कार्ल मार्क्स मानता है कि विचारधारा एक मिथ्या चेतना है, क्योंकि विचारधारा जो है वह पूंजीपति के हितों का प्रतिनिधित्व करता है। विचारधारा का प्रयोग कार्ल मार्क्स मानता था कि पूंजीपति वर्ग जो है इसका प्रयोग शासन की वैधता को स्थापित करने के लिए करता है। मजदूर वर्ग को वर्ग चेतना की आवश्यकता नहीं होती है। मजदूर का जो शोषण होता है उस शोषण के फलस्वरूप जो सर्वहारा की चेतना है उसके अंदर से पैदा होना है। क्योंकि सर्वहारा समाज वर्गों में समाज को विभाजित नहीं करना चाहता है, अतः उसे विचारधारा की कोई आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन लेनिन कहता है कि पूंजीवादी विचारधारा से टक्कर लेने के लिए साम्यवादी विचारधारा की आवश्यकता होती है और इस विचारधारा के माध्यम से मजदूर वर्ग अपने लक्ष्य नीतियों और कार्यक्रमों को ना भूलें, इसलिए विचारधारा की जरूरत है। अगर मजदूर वर्ग के पास अपनी विचारधारा नहीं होगी
तो मजदूर वर्ग पूंजीवादी विचारधारा से प्रभावित होकर अपने मुख्य लक्ष्य को भूल जाएगा। साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष के संदर्भ में मार्क्स का मानना था कि राष्ट्रीय स्तर पर एक देश में ही पूंजीवाद को मिटाना है, लेकिन लेनिन का कहा कि अब परिस्थितियां बदल गई हैं, पूंजीवाद ने अपने विस्तारवादी रूप को अपना लिया है, अब इसका रूप अंतर्राष्ट्रीय और साम्राज्यवादी हो गया है, अतः अल्प विकसित राष्ट्रों को अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में साम्राज्यवाद के विरुद्ध बीड़ा उठा लेना चाहिए। इस तरह से लेनिन मार्क्स के विचारों को व्यवहारिक परिस्थितियों के अनुरूप ढाला, जिसमें उसने साम्यवादी दल की भूमिका, विचारधारा की भूमिका और साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष को शामिल किया। प्रश्न संख्या 53 है कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत से होता है, यह कथन किसका है? गार्नर, मेरियम, मैकाइवर और रॉबर्ट डहल। तो यह कथन जो है वह गार्नर का है। राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य से होता है, यह कथन गार्नर का है और इस कथन को उन्होंने अपनी पुस्तक इंट्रोडक्शन टू द पॉलिटिकल साइंस में कहा है। प्रश्न संख्या 54 है कि स्टेट शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया? 1 प्लेटो, 2 मनु, 3 मैकियावेली, 4 अरस्तु। तो स्टेट शब्द का प्रथम प्रयोग मैकियावेली ने किया था। स्टेट शब्द का आधुनिक अर्थों में प्रयोग सर्वप्रथम मैकियावेली ने किया था। मैकियावेली इटली का रहने वाला था। मैकियावेली की जो प्रमुख पुस्तकें हैं, डिस्कोर्सेस ऑन द लिवी, प्रिंस 1513, जो प्रिंस लोरेंजो द मदीची नामक शासक को संबोधित है। यानी जो मैकियावेली है इसकी प्रमुख 2 पुस्तकें हैं, एक प्रिंस है और प्रिंस जो पुस्तक है वह लोरेंजो द मदीची नामक शासक को संबोधित है और दूसरी पुस्तक है डिस्कोर्सेस ऑन लिवी। मैकियावेली जब इटली कई भागों में बटा हुआ था, यह स्थिति देख करके काफ़ी दुखी था। वह इटली का एकीकरण करना चाहता था, इसलिए इसने एक शक्तिशाली राजा की बात की और कहा कि राजा को शेर की तरह बहादुर और लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए। मैकियावेली इस बात के लिए भी जाना जाता है कि उसने राजनीति में नैतिकता और राजनीति को पृथक करके राजनीति को यथार्थवादी रूप दिया। मैकियावेली ने राष्ट्र राज्य पर जो है विचार अपना रखा तथा कहा कि राज्य में सर्वोच्च कानूनी सत्ता होगी, ऐसा उसने महसूस किया। मैकियावेली का जो राज्य का सिद्धांत है वह वस्तुतः राज्य शिल्प यानी स्टेट क्राफ्ट का सिद्धांत है, जिसका उद्देश्य शक्ति का उपार्जन, शक्ति का परिरक्षण और शक्ति का प्रसार करना है। मनुष्य के स्वभाव के बारे में मैकियावेली ने कहा है कि मनुष्य कृतघ्न, सनकी, धूर्त, डरपोक और लालची है। उसका मानना है कि मनुष्यों पर शासन यदि करना है तो प्रेम के बजाय भय के आधार पर शासन करना चाहिए। मैकियावेली मानता है कि भ्रष्ट लोगों को शासन के सूत्र में बांधने के लिए एक प्रबुद्ध और समर्थ राजा की आवश्यकता होता है। यह राजा साधारण मनुष्यों से भिन्न नरस्व प्रकृति का होता है, जिसका सिर नर की तरह और शरीर अश्व की भांति होता है। प्रश्न संख्या 55, किस विचारधारा ने निजी संपत्ति को प्रगति का आवश्यक शर्त माना है? 1 समाजवाद, 2 उदारवाद, 3 व्यवहारवाद, 4 सामंतवाद। तो इसमें जो उत्तर होगा वह होगा उदारवाद। प्रश्न संख्या 55 है कि किस विचारधारा ने निजी संपत्ति को प्रगति की आवश्यक शर्त माना है? 1 समाजवाद, 2 उदारवाद, 3 व्यवहारवाद, 4 सामंतवाद। तो इसमें जो उत्तर होगा वह होगा उदारवाद।
उदारवादी विचारधारा व्यक्ति के विवेक में विश्वास करती है, राज्य को व्यक्ति के लिए साधन मानती है तथा यह निजी संपत्ति को संश्रय देती है तथा यह मानती है कि निजी संपत्ति प्रगति की आवश्यक शर्त है। प्रश्न संख्या 56, किस राजनीतिक दार्शनिक ने धर्म को जनसाधारण का नशा यानी ओपियम ऑफ द पीपुल कहा है? 1 जीन जैक्स रूसो, 2 एंटोनियो ग्राम्सी, 3 कार्ल पॉपर, 4 कार्ल मार्क्स। तो इसमें उत्तर होगा कार्ल मार्क्स। देखिए कैसे मार्क्स ने धर्म को जनसाधारण का नशा या अफीम कहा है। ऐसा मार्क्स ने इसलिए कहा क्योंकि धर्म जो है वह जीवन की यथार्थ वास्तविकताओं से पलायन का मार्ग दिखाता है तथा व्यक्ति के सोचने समझने की शक्ति को शून्य कर समस्याओं के मूल कारणों के पहचान करने की क्षमता से रोक देता है। इसलिए मार्क्स ने जो है धर्म को अफीम कहा था। प्रश्न संख्या 57 है, भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता निवास करती है? 1 संसद में, 2 राष्ट्रपति में, 3 प्रधानमंत्री में, 4 जनता में। तो इसमें जो उत्तर सही होगा वह होगा प्रधानमंत्री में। भारत में तथ्य के अनुसार संप्रभुता प्रधानमंत्री में निवास करता है। संप्रभुता के जब हम प्रकारों की बात करते हैं तो हमारे सामने 2 प्रकार आते हैं, एक विधि अनुसार संप्रभुता और दूसरा है तथ्य अनुसार संप्रभुता। विधि अनुसार संप्रभुता का अर्थ है कि कानून के अनुसार शासन की समस्त शक्तियां सैद्धांतिक रूप में किसमें निहित है, और तथ्य अनुसार संप्रभुता का अर्थ है कि शासन की वास्तविक शक्तियों का वास्तविक रूप से प्रयोग कौन करता है। यद्यपि तथ्य और विधि अनुसार संप्रभुता एक निकाय में भी रह सकते हैं और अलग अलग भी रह सकते हैं। प्रश्न संख्या 58 है कि निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा सिक्किम को भारतीय राज्य प्रणाली का अंग स्वीकार किया गया? 1 35वां, 2 36वां, 3 37वां, 4 38वां। तो इसमें जो उत्तर सही होगा वह होगा 36वां। 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा सिक्किम को भारतीय राज्य क्षेत्र का अंग बना दिया गया। 35वें संवैधानिक संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ के संयुक्त राज्य का दर्जा दिया गया था। बाद में 1975 में सिक्किम में एक जनमत संग्रह किया गया और सिक्किम के लोगों ने स्वीकार किया कि वे भारत का अभिन्न अंग बनना चाहते हैं। अतः 36वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1975 पारित करके सिक्किम को भारतीय राज्य का अभिन्न अंग बना दिया गया। प्रश्न संख्या 59 है कि निम्न में से किस संवैधानिक पदाधिकारी को उसके पद से पदच्युत करने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया का पालन आवश्यक नहीं है? 1 राष्ट्रपति, 2 उपराष्ट्रपति, 3 सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, 4 संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष। इसमें होगा संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को राष्ट्रपति द्वारा न्यायालय द्वारा यदि सिद्ध कर दिया जाए कि वह कदाचार से युक्त है तो उसे राष्ट्रपति हटा सकता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को संसद के बहुमत के द्वारा ही हटाया जा सकता है। जब हम महाभियोग की प्रक्रिया की बात करते हैं तो केवल संविधान में राष्ट्रपति के लिए ही महाभियोग की बात कही गई है और उसका प्रावधान अनुच्छेद 61 में किया गया है और राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान के अतिक्रमण के आधार पर लगाया जा सकता है और इसके लिए जो सदन महाभियोग का प्रस्ताव लाता है उसके समस्त सदस्यों के 1/10 सदस्य संख्या से एक संकल्प लाएगा और 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना देगा तथा अपने सदन के समस्त संख्या के 2/3 बहुमत से
अगर उस संकल्प को पारित कर देता है तो दूसरा सदन उसकी जांच करता है और जांच के दौरान राष्ट्रपति उपस्थित रह सकता है, अपना पक्ष रख सकता है तथा दूसरा सदन भी यदि कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से संकल्प पारित कर देता है तो राष्ट्रपति को हटना पड़ता है। अनुच्छेद 67 के ख में उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के द्वारा ऐसे संकल्प से हटाया जा सकता है जिससे लोकसभा सहमत हो, किंतु इसके पीछे यह शर्त है कि उपराष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचना देना होगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की जो प्रक्रिया का प्रावधान भारतीय संविधान के 124(4) में किया गया है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को तब तक नहीं हटाया जा सकता जब तक कि साबित कदाचार यानी भ्रष्टाचार साबित ना हो जाए। दूसरा, असमर्थता के आधार पर संसद के प्रत्येक सदन के बहुमत तथा उपस्थित तथा मत देने वाले 2/3 बहुमत से यदि प्रस्ताव पारित होता है तो राष्ट्रपति उसी सत्र में न्यायाधीश को हटा सकता है। प्रश्न संख्या 60, आचार्य कौटिल्य ने राज्य को किस रूप में देखा है? एक दैवीय संस्था, एक मानवीय संस्था, एक मातृ संस्था, एक वर्गीय संस्था। तो कौटिल्य ने राज्य को एक मानवीय संस्था माना है। कौटिल्य ने माना कि राज्य एक मानवीकृत संस्था है। कौटिल्य का कहना है कि मानव का जो आदिम अवस्था थी वह काफी संघर्षमय थी। चारों ओर अराजकता यानी मत्स्य न्याय का बोल बाला था। इस यातनामय जीवन से मुक्ति पाने के लिए मनुष्यों ने मन को अपना राजा बनाया और राजा बना करके उन्हें अन्न का 1/6 भाग, व्यापार और स्वर्ण का 1/10 भाग कर के रूप में देना स्वीकार किया तथा राजाओं का आज्ञा का पालन करना स्वीकार किया। इसके बदले में राजा ने प्रजाजनों के जन और धन के रक्षा का वचन दिया। यद्यपि कौटिल्य इस तरह से कौटिल्य ने संविदा सिद्धांत का समर्थन कर राज्य को एक मानवकृत संस्था माना, परंतु कहीं कहीं पर कौटिल्य राजा में दैवीय अंशों का भी उल्लेख करता है और कहता है कि राजा में दैवीय गुणों का भी समावेश है, उसमें इंद्र का भी समावेश है, वरुण का समावेश है। शायद कौटिल्य दैवी तत्वों का समावेश राजा में इसलिए करना चाहता है क्योंकि जनसाधारण का राजा के प्रति भक्ति भावना दृढ़ हो सके और शासन के प्रति धार्मिक भाव पैदा हो सके। किंतु जब विवेचना की जाती है तो पता चलता है कि कौटिल्य का विश्वास सामाजिक समझौता सिद्धांत में ही है। प्रश्न संख्या 61 है कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बहिष्कृत भारत नामक पत्र निम्न में से कौन निकालता था? 1 महात्मा गांधी, 2 जयप्रकाश नारायण, 3 भीमराव अंबेडकर, 4 मानवेंद्र राय। तो तीसरा भीमराव अंबेडकर सही होगा। बहिष्कृत भारत समाचार पत्र डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निकालते थे। ये एक समाचार पत्र और जिसका नाम मूक नायक है 1920 में निकालते थे। बहिष्कृत भारत एक पाक्षिक पत्रिका यानी 15 दिनों में प्रकाशित होती थी। इसका प्रकाशन 3 अप्रैल 1927 और मराठी भाषा में कहाँ किया गया? पुणे में किया गया। इस पत्रिका के माध्यम से अंबेडकर ने मनवादी और ब्राह्मणवाद को चुनौती दिया। यह पत्रिका दलित समुदाय के अधिकारों और समानता के लिए आवाज उठाती थी। प्रश्न संख्या 62, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार द्वारा गोलमेज सम्मेलनों की श्रृंखला में महात्मा गांधी भाग लिए थे। 1 प्रथम गोलमेज सम्मेलन, 2 द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, 3 तृतीय गोलमेज सम्मेलन, 4 कोई नहीं। तो महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। महात्मा गांधी सन 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। नमक सत्याग्रह से अंग्रेजों को यह आभास होने लगा था कि उनका शासन भारत में अब बहुत दिनों तक
नहीं टिक सकती है। अतः संवैधानिक सुधारों के लिए 1930 से लेकर के 1932 के बीच में 3 गोलमेज सम्मेलन बुलाए गए। पहला गोलमेज सम्मेलन जॉर्ज पंचम ने 12 नवंबर 1930 को बुलाया, जिसका अध्यक्षता रैमसे मैकडोनाल्ड ने किया। इस पहले सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, किंतु पहले गोलमेज सम्मेलन में जिन्ना, भीमराव अंबेडकर, बीएस मुंजे तथा तेज बहादुर सप्रू, जो कि ये लोग थे, भाग लिए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 को कहाँ हुआ? लंदन में हुआ। कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी ने इस सम्मेलन में भाग लिया और गांधी जी के साथ जो महिला थी वो थी सरोजिनी नायडू, यानी सरोजिनी नायडू ने भी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ। इसमें कांग्रेस और जिन्ना दोनों ने भाग नहीं लिया था। इसी तीसरी सम्मेलन में, गोलमेज सम्मेलन में, चौधरी रहमत अली नामक व्यक्ति ने पाकिस्तान यानी पवित्र भूभाग शब्द गढ़ा और इस सम्मेलन में गंगा के और इस सम्मेलन में बीकानेर के महाराज गंगा सिंह ने भाग लिया था। बीकानेर के महाराज गंगा सिंह एक ऐसे व्यक्ति थे जो गोलमेज के तीनों सम्मेलनों में भाग लिए थे। प्रश्न संख्या 63 है कि कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इसका विनिश्चय अंतिम रूप से कौन करता है? 1 राष्ट्रपति, 2 उपराष्ट्रपति, 3 लोकसभा अध्यक्ष, 4 वित्त मंत्री। तो इसमें उत्तर होगा लोकसभा अध्यक्ष। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह तय करने का अंतिम अधिकार जिसके पास है वह है लोकसभा अध्यक्ष। विधेयक सामान्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: सामान्य विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक। एक और होता है संविधान संशोधन विधेयक। साधारण या सामान्य विधेयक वह विधेयक कहलाता है कि संसद के दोनों सदनों में से किसी में भी कोई मंत्री या अन्य सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है। इसे राष्ट्रपति के बिना सिफारिश के पेश किया सकता है। इसे राज्यसभा संशोधित या अस्वीकार करता है, या फिर 6 महीने बीत जाने पर लोकसभा राज्यसभा में यदि गतिरोध हो जाता है तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। यद्यपि अंतिम रूप से लोकसभा की संख्या अधिक होने के कारण जो है लोकसभा ही इस पर प्रभावी होती है। धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में दी गई है, जिसमें कुछ विषय दिए गए हैं। यदि विधेयक इन विषयों से संबंधित है तो वह धन विधेयक होगा। धन विधेयक जो होता है यह केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह प्रमाणित करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को होता है। और धन विधेयक जो है वह राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही पेश किया जाता है, और धन विधेयक किसी मंत्री के द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकता है। और राज्यसभा जो होता है धन विधेयक को मात्र 14 दिन ही रोक सकता है। अब हम आते हैं वित्त विधेयक पर। वित्त विधेयक एक ऐसा विधेयक है जो मुख्य रूप से राजस्व और व्यय से संबंधित है। ऐसे विधेयक 2 तरह के होते हैं। पहला विधेयक ऐसा विधेयक होता है वित्त विधेयक जिसमें अनुच्छेद 110 का कोई विषय शामिल होता है तथा उसके साथ साथ कोई अन्य विषय भी शामिल होता है। दूसरा वित्त विधेयक जो होता है कि भारत के संचित निधि पर भारित व्यय संबंधी कोई विधेयक, इसे भी यानी वित्त विधेयक को भी राष्ट्रपति के सिफारिश पर ही लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। अन्य शक्तियां जो राज्यसभा को सहायक विधेयक के संबंध में है वही वित्त विधेयक के संबंध में भी है। संविधान संशोधन विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किया सकता है
अनुच्छेद 368 के तहत जो है संविधान संशोधन होता है। कुछ संविधान में प्रावधान ऐसे हैं जिनका सामान्य बहुमत से संशोधन होता है, कुछ है विशेष बहुमत संशोधन होता है, और कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो विशेष बहुमत और आधे राज्यों का समर्थन जरूरी होता है। इस तरह आपने प्रश्न संख्या 41 से लेकर के प्रश्न संख्या 63 तक का विश्लेषण और व्याख्या देखा। धन्यवाद।